हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज की जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्लांट मार्फोलॉजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। इसकी पहली सीरीज़ हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट मार्फोलॉजी जो टॉपिक है वो एसएससी जीडी के साथ ही एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और पीएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें, इसे पूरी लास्ट तक देखें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग एक मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। ठीक है, तो हमें लगातार मेहनत करनी है, वक्त से लड़नी है और क्या, अपनी तकदीर बदलनी है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। ये नहीं कि टाइम कम है तो हम लोगों ने मेहनत करना बंद कर दिया इस डर में कि हमें अपनी मंजिल नहीं मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। स्मार्ट वर्क करना है और जल्द से जल्द अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के खाद्य भाग हैं। क्वेश्चन क्या है? प्याज के खाद्य भाग हैं। ऑप्शन दिया है पत्ता, जड़, तना, पुष्प। तो प्याज का खाद्य भाग कौन सा है? आप लोग आंसर करो, प्याज का खाद्य भाग कौन सा है? ये मैं बना दी प्याज। ठीक है, तो आप लोग बताओ प्याज के किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो आंसर हो जाएगा तना। क्या हो जाएगा आंसर? तना। ठीक है, देखो तने की क्या विशेषता होती है, उसमें नोड पाए जाते हैं, इंटर नोड पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्याज में स्केल्स पाया जाता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्याज जो है वो रूपांतरित तना है, ना कि जड़। ठीक है, तो प्याज के किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो खाद्य भाग क्या हो जाएगा? तना। ठीक है, खाद्य भाग हम लोगों का हो जाएगा तना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? ऑप्शन दिया है गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आंसर करो। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा आलू। ठीक है, ये मैं आलू बना रही हूँ। ठीक, ऐसे ऐसे जो संरचना हम लोगों को दिखाई देती है इसको क्या बोलते हैं? आँख बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये नोड है। ये वास्तव में क्या है? नोड। और दो नोड के बीच में जो स्थान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर नोड। तो नोड और इंटर नोड का पाया जाना किसकी विशेषता है? तने की। ठीक है, तो ये क्या है? आलू रूपांतरित तना। गाजर, शकरकंद क्या है? जड़ हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? ऑप्शन दिया है जलोद्भिद, समोद्भिद, उपरिरोही, शुष्कोद्भिद। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें। ठीक है, तो निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? पत्ती में पर्णदल का न्यूनीकरण से क्या हम लोग समझ सकते हैं कि आप लोग ये समझो कि पत्तियां छोटी होती हैं। पर्णदल छोटा होता है, मतलब उसकी पत्तियां छोटी होती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाली थोड़ी बात है। तो देखो, ये बड़ी पत्ती है, ये मैं बना दी छोटी पत्ती। ठीक है, तो एरिया किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है एरिया। ठीक है, तो देखिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधे में, ये तो होना ही है। तो ये बड़ा सा पत्ती है, तो सभी एरिया में वाष्पोत्सर्जन होगा, तो ज़्यादा पानी कहाँ से जाएगा? यहाँ से कम जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है हम लोगों का शुष्कोद्भिद। निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? तो इसका आंसर है शुष्कोद्भिद। इसी के विषय में मैं बता रही हूँ कि शुष्क स्थान मतलब मरुस्थलीय जगह ले लेते हैं। ठीक है, वहाँ पानी की ऑलरेडी कमी है। ठीक, क्या है? पानी की कमी है। तो जैसे पौधा है, पौधे को तो पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो पौधे में पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी, उसके पर्णदल बड़े बड़े पाए जाएंगे, तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। एरिया बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन तो ज़्यादा होगा ही, तो पानी ज़्यादा बाहर निकलेगी। तो पानी में क्या होगा? पौधे में क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी, तो पौधा मर जाएगा। इसलिए क्या होता है, उसमें पत्तियां जो है छोटी छोटी होती हैं, या पत्ती में पर्णदल प्रायः छोटे छोटे होते हैं या न्यूनीकृत होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शुष्कोद्भिद।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? ऑप्शन दिया है तना, अनुपर्ण, पत्ती, कलियां। तो कैक्टस में सूल, स्पाइंस या कांटे, किसका रूपांतरण है? तो आंसर क्या होगा? पत्ते। ठीक है, कैक्टस क्या है? एक मरुस्थलीय पौधा है। ठीक, उसमें जो है किस में परिवर्तित हो जाती हैं पत्तियां? कांटों में। तो आंसर क्या होगा? पत्ती, जो कि कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो कांटों में रूपांतरित होने का भी यही कारण है, पत्ती बड़ी होगी। ठीक है, कैसे भी पत्ती हो वो तो कांटे से बड़ी ही होगी। कांटा है, ये छोटा, ये कांटा है, कांटा कितना बड़ा होगा? ऐसे इसका एरिया देखो और इसका एरिया देखो। तो वाष्पोत्सर्जन किस में ज़्यादा होगा? पत्ती में। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को ये कम करता है, इसलिए क्या होता है, ये कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो और पौधे को पर्याप्त पानी मिलता रहे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन दिया है एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन हम लोगों का कहलाता है एंथोलॉजी, जिसको एंथर से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, किससे? एंथर से, एंथर से ले सकते हैं एंथोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी होता है घासों का अध्ययन। किसका? घासों का अध्ययन होता है एग्रेस्टोलॉजी। फिनोलॉजी औद्धिक पौधे और पशु जीवन। क्या हो जाएगा? औद्धिक पौधे और पशु जीवन। ठीक है, पॉलिनोलॉजी क्या होती है? पोलन ग्रेन्स का अध्ययन। पॉलिनोलॉजी और पोलन ग्रेन्स एक ही जैसे, तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? पॉलिनोलॉजी। ठीक है, और पुष्पों का अध्ययन, इसका आंसर क्या होगा? एंथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं? ऑप्शन दिया है आर्किड, जिम्नोस्पर्म में, क्रिप्टोगेम्स में, एंजियोस्पर्म में। तो वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में हम लोग रखते हैं अपुष्पीय पौधों को जिनमें पुष्प नहीं बनते, और इसमें क्या क्या आ जाएंगे? जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें पुष्प नहीं बनते, तो क्या है? ये अपुष्पीय पौधे हैं। जैसे टेरिडोफाइट्स हैं, क्या हैं? अपुष्पीय पौधे हैं। ठीक है, और एक क्या होता है? फेनरोगेम्स। ठीक है, मैं यही बता देती हूँ फेनरोगेम्स को। फेनरोगेम्स होता है, फेनरोगेम्स में हम लोग रखते हैं पुष्पीय पौधों को। ठीक है, फेनरोगेम्स में किसके में रखते हैं हम लोग? पुष्पीय पौधों को। और इसमें क्या आ जाएगा? एंजियोस्पर्म। क्या आ जाएगा? एंजियोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है? ऑप्शन दिया है पुमंग एवं जायांग, बाह्य दल एवं दल, सभी चारों चक्र, दल पुमंग एवं जायांग। तो जो पूर्ण पुष्प होता है उसमें सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। ठीक है, और चारों चक्र कौन कौन से हैं? कैलिक्स, कैरोला, और क्या होता है? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम और क्या होता है? गाइनोसियम। एंड्रोसियम तो हम लोग बोल दें स्टेमेन और कार्पेल। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कौन सा क्या संरचना है। ठीक है, मैं रफली एक डायग्राम बनाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये मैं बना रही हूँ कैलिक्स, कैरोला, स्टेमेन और कार्पेल। ठीक है, ये मैं बनाई, ये क्या है? कैलिक्स, ये वाला पोर्शन हो गया कैलिक्स, ये हो गया कैरोला, ये हो गया हम लोगों का एंड्रोसियम या बोलें स्टेमेन, और ये कहलाता है हम लोगों का कार्पेल। ठीक है, कार्पेल क्या है? ये मादा जननांग है, और स्टेमेन क्या है? नर जननांग है। ठीक है, तो चारों चक्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक पूर्ण पुष्प में। और एक बात याद रखने वाली है कि कैलिक्स और कैरोला, कैलिक्स और कैरोला जो हैं ये दोनों एसेसरी ऑर्गन हैं।
ठीक है, जो परागण के लिए आकर्षित करेंगे या इनका प्रजनन में योगदान नहीं होता, ये दूसरा काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आकर्षित कर रहे हैं तो परागण में सहायक हैं, ठीक, लेकिन ये प्रजनन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सहायक अंग कहलाते हैं। और जो एंड्रोसियम गाइनोसियम या हम लोग बोलें स्टमेन और कार्पेल होते हैं, स्टमेन और कार्पेल, ये दोनों क्या प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, मतलब ये प्रजनन में सहायक होते हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी चारों चक्र एक पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प के जनन चक्र हैं, ऑप्शन दिया है पुमंग एवं जायांग, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, दलपुंज एवं पुमंग, बाह्य दलपुंज एवं जायांग। तो क्या क्या बताइए, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग, स्टमेन और कार्पेल। ठीक है, तो पुष्प के जनन चक्र होते हैं पुमंग एवं जायांग, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज मतलब कैलिक्स और कैरोला, ये एसेसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो इसमें दलपुंज आ गया जो कि एसेसरी ऑर्गन है, तो ये नहीं होगा। बाह्य दलपुंज आ गया, एसेसरी ऑर्गन है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या होगा, पुमंग एवं जायांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। ऑप्शन दिया है उनमें केवल अंडप होता है, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, उनमें केवल पुंकेसर होता है, और डी दिया है उनमें या तो पुंकेसर या अंडप होता है। तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दें, उभयलिंगी से आशय होता है कि उसमें दोनों लिंग उपस्थित हों। जैसे हम लोग पढ़ते हैं उभयचर, तो क्या पढ़ते हैं उभयचर के बारे में कि जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, इसलिए हम लोग उसको लिए क्या यूज़ करते हैं, उभय शब्द, उभयचर। उसी प्रकार है उभयलिंगी जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर और अंडप दोनों उपस्थित होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, उभयलिंगी फूल। ठीक है, एक ही फूल में पुंकेसर भी पाया जाएगा और अंडप भी पाया जाएगा, जो मैं बताई थी ना डायग्राम बना के, वो किसका उदाहरण है, उभयलिंगी फूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। ऑप्शन दिया है प्रकाश अवधि, अदीप्त अवधि, फ्लोरिजन स्राव, उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा आंसर, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा फ्लोरिजन स्राव। क्या हो जाएगा आंसर, फ्लोरिजन स्राव। और ये जो कुरिंजी का पुष्प है ये कहाँ पाया जाता है, साउथ इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प है। ऑप्शन दिया है रेफ्लेसिया, कमल, गुलाब, वुल्फिया। तो आप लोग आंसर करो, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेसिया। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया, तो वही आंसर करो कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा वुल्फिया। ठीक है, जो कि 0.7 से 1.5 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। क्या है क्वेश्चन, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। ऑप्शन दिया है भूमिगत डंक, जड़, ताजा पुष्प, पत्ते। तो फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होगा, ताजा पुष्प समूह। उपयोगी भाग का मतलब क्या है, फूल गोभी में हम लोग ऐसा क्या है जिसका उपयोग करते हैं। तो फूल गोभी को हम लोग खाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, खाते हैं। तो उसके किस भाग को हम लोग खाते हैं, मतलब किस भाग का हम लोग उपयोग करते हैं, वही बात हो गई कि किस भाग को हम लोग खाने में प्रयोग में लाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताजा पुष्प समूह। ठीक है, ताजा पुष्प समूह क्यों बोल रहा है इसको, पुष्प समूह भी तो बोल सकता है ना। तो ताजा रहता है तो खाते हैं, इसलिए बोल रहे ताजा पुष्प समूह। तो देखिए पुष्प समूह या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पक्रम। ठीक है, तो हम लोग इसके पुष्प वाले भाग को खाते हैं, फूल गोभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। वहाँ हम लोग बात किए थे विश्व का सबसे छोटा पुष्प, यहाँ बात कर रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा पुष्प। यहाँ ऑप्शन दिया है कमल,
सूर्यमुखी, रेफ्लेसिया, ग्लोरी लिली। तो आप लोग आंसर करो कि क्या होगा इसका आंसर। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, ये तो सबको पता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन दिया है पुष्प, पत्ती, तना, जड़। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पुष्प। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, पुष्प, क्योंकि ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पौधे का प्रजनन अंग किसको बोलते हैं हम लोग, पुष्प को बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टमेन और कार्पेल पाए जाते हैं, मादा जनन अंग और नर जनन अंग। ठीक है, और इन्हीं दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या, बीज फल इसी से बनते हैं, पुष्प से। ठीक है, तो क्या है, पुष्प पौधे का प्रजनन अंग है। जैसे बीज नहीं बनेंगे तो फिर से पौधा कहाँ से बनेगा, फिर से पौधा नहीं बनेगा तो क्या, पुष्प नहीं बनेंगे। तो इस तरह से चक्र कैसे चलेगा पुष्प के बिना। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होगा हम लोगों का, पुष्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन दिया है पुष्पन, परागण, निषेचन, अंकुरण। तो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक, पराग कोश जैसे एंथर, ठीक है, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, यहाँ तक किसका, पोलेन ग्रेन का, पोलेन ग्रेन का स्थानांतरण क्या कहलाता है हम लोगों का, परागण। ठीक है, क्या कहलाता है, परागण। निषेचन तो फर्टिलाइजेशन, पोलेन ग्रेन, ठीक है, और अंडक दोनों मिलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमोफिली परागण है। फिली, फिली जब भी आए ना तो समझ लेना ये परागण के बारे में पूछ रहा है। तो एनिमोफिली परागण है। ऑप्शन दिया है जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा। तो एनिमोफिली परागण क्या है, वायु द्वारा। ठीक है, क्या होगा, वायु द्वारा। जंतुओं द्वारा परागण हम लोगों का क्या कहलाता है, जूफिली। जू किसके लिए ये यूज़ किया जाता है, जू जो है हम लोगों के यूज किया जाता है जंतुओं के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जूफिली। ये पूरे का आंसर नहीं बता रही हूँ, जंतुओं द्वारा परागण क्या होगा, जूफिली। ठीक है, कीटों द्वारा, कीट के द्वारा परागण हम लोगों का क्या कहलाता है, किसी को पता हो तो आप लोग आंसर करो कि कीटों का परागण एंटोमोफिली कहलाता है। ठीक है, ये फिली शब्द यूज करना है। वायु द्वारा एनिमोफिली और जल द्वारा कहलाता है हाइड्रोफिली। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना तो आप लोग आंसर जरूर करना। तो जल द्वारा क्या होगा, हाइड्रोफिली। हाइड्रो शब्द जो है वो जल के लिए यूज किया जाता है, इससे हम लोग याद कर सकते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोमोफिली परागण है। ऑप्शन दिया है जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा। तो जल द्वारा क्या, हाइड्रोफिली, वायु द्वारा एनिमोफिली, जंतुओं द्वारा जूफिली, और कीटों द्वारा क्या होगा, एंटोमोफिली। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। ऑप्शन दिया है एंटोमोफिली, एनिमोफिली, आर्निथोफिली, चिरेपरोफिली। यहाँ चिरेपरोफिली नहीं है, यह चिरेप्टेरोफिली, चिरेप्टेरोफिली। ठीक है, चमगादड़ द्वारा क्या परागण क्या कहलाता है, चिरेप्टेरोफिली कहलाता है। ठीक है, च से याद कर लो, चिरेप्टेरोफिली चमगादड़। ठीक है, आर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा परागण होता है, एनिमोफिली जंतुओं के द्वारा, सॉरी वायु के द्वारा। ठीक है, एंटोमोफिली कीटों के द्वारा। यहाँ दिया है जूफिली परागण होता है। ऑप्शन दिया है जंतुओं द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, मानव द्वारा। तो आप लोग आंसर करो, जूफिली परागण किसके द्वारा होता है, जूफिली। जूफिली में जो जू है, जू किसके लिए यूज़ किया जाता है, जंतुओं के लिए। तो जूफिली परागण होता है जंतुओं द्वारा। जल द्वारा हाइड्रोफिली, हाइड्रो से। वायु द्वारा एनिमोफिली। ठीक है, इसको याद रख लेना, एनिमोफिली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मानव द्वारा, मानव द्वारा क्या होता है, जंतु के अंदर ही तो मानव आता है, तो ये भी क्या होगा, जूफिली।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल द्वारा परागण कहलाता है, इसको मैं 2 बार रिपीट कर चुकी, आप लोग आंसर जरूर करो। जूफिली ऑप्शन दिया है, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, एनीमोफिली। तो आप लोग जल्दी से आंसर करो, क्या होगा? जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली, ठीक है। जूफिली जंतुओं द्वारा, एंटोमोफिली कीटों द्वारा, एनीमोफिली वायु द्वारा, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए, ठीक है, याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है। ऑप्शन दिया है क्लिस्टोगेमी, एलोगेमी, आटोगेमी, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग आंसर करो, क्या हो जाएगा आंसर? बंद पुष्पों में होता है, तो आंसर हम लोगों का होगा क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्लिस्टोगेमस से लिया जाता है, क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस जो शब्द है ये बंद पुष्प के लिए यूज़ किया जाता है, क्लिस्टोगेमस। तो क्लिस्टोगेमी परागण जो बंद पुष्प में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लिस्टोगेमी बोलते हैं, ठीक है। ये एक टर्म यूज़ किया जाता है, क्लिस्टोगेमी। और एलोगेमी क्या होती है? एलोगेमी जो होता है पर परागण, ठीक है। एलोगेमी किसको बोलेंगे? पर परागण को। एक पौधे के वर्तिकाग्र में जो है वो दूसरे पौधे का परागकण आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? एलोगेमी। आटोगेमी में एक ही पौधे के परागकण एक ही पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, या क्या ये क्या कहलाएगा हम लोगों का? आटोगेमी, ठीक है। तो समझ आ गया क्लिस्टोगेमी क्या है? बंद पुष्प के अंदर, बंद पुष्प के अंदर होने वाला परागण, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ऑक्जेलिस, ठीक है। ये मैं किसका बता रही हूँ? क्लिस्टोगेमी का, ठीक है। ऑक्जेलिस हो जाएगा, और कॉमेलिना याद कर लो, कॉमेलिना। कॉमेलिना ऑक्जेलिस को ऑक्सीजन और कॉमन शब्द से याद कर सकते हो, है ना। ऑक्सीजन से याद कर लो ऑक्जेलिस, और कॉमन से याद कर लो कॉमेलिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। ऑप्शन दिया है नर संतान का निर्माण, दुर्बल संतान, अच्छी संतान, बीजों का निर्माण। तो यहाँ आप लोग ध्यान दें, यहाँ क्या पूछ रहा है? पर परागण लाभदायक होता है, ठीक है। पर परागण लाभदायक होता है, नहीं बोल रहा कि हानिकारक होता है। तो लाभदायक क्या बता रहा है? पॉजिटिविटी को बता रही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव में होना चाहिए। देखिए, नर संतान का निर्माण, ये तो आंसर नहीं हो सकता, नर मादा कोई भी हो सकती है। बीजों का निर्माण, तो बीजों का निर्माण तो स्वपरागण में भी होगा। यहाँ बचा दुर्बल संतान और अच्छी संतान। तो दुर्बल संतान ये तो नेगेटिव बता रहा है ना, दुर्बल संतान। लाभ पूछ रहा है तो दुर्बल संतान ये लाभ थोड़ी ना है, अच्छी संतान होनी चाहिए भाई, ये हम लोगों के लिए लाभ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी संतान। तो अच्छी संतान ये तो चॉइस करने का हम लोगों का तरीका हो गया। तो पर परागण लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि अच्छी संतान प्राप्त होती है। और अच्छी संतान क्यों प्राप्त होती है? तो पर परागण में एक पौधे के जो परागकण होते हैं वो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, ठीक है। ये होता है पर परागण में। तो दोनों पौधे के लक्षण आएंगे तो क्या उसमें विभिन्नता आएगी, दो पौधे के लक्षण उसमें आ रहे हैं, तो ये तो अच्छी संतान वाली बात हो गई, है ना। तो यही होता है लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है। ऑप्शन दिया है जल परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में, वायु परागित पुष्पों में, सभी प्रकार के पुष्पों में। तो देखिए, वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी आंसर करो पहले। वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है, तो ऑप्शन हम लोगों का होगा कीट परागित पुष्पों में, ठीक है। कीट परागित पुष्पों में जो है सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है जूफिली, एंटोमोफिली, चिरप्टेरोफिली, मेलकोफिली। आप लोग आंसर करो कि घोंघे द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है? जूफिली। जूफिली ये टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है? जंतुओं के लिए, जंतुओं द्वारा होने वाला परागण। एंटेमोफिली जो टर्म होता है ये कीटों के लिए होने वाला परागण। चिरप्टेरोफिली टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है? चमगादड़ द्वारा परागण। और मेलकोफिली जो है घोंघे द्वारा परागण। तो घोंघे किसके अंतर्गत आते हैं? मोलस्का। तो मोलस्का से हम लोग ले सकते हैं मेलकोफिली। समझ आ गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया है वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आंसर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा कीट द्वारा। ठीक है, तो कीट ऐसे ही थोड़ी ना परागण के लिए बने हैं कीट की भाई हम लोग परागण करने के लिए बने हैं तो यही काम करेंगे, है ना। वो परागण के लिए नहीं जाते, उनसे परागण तो गलती से हो जाती है। ठीक है, जैसे कीट किसी पौधे में है, ठीक है, उसी पौधे में परागण की बात कर रही हूँ। तो ये कीट है, कीट गया यहाँ बैठा, ठीक है, और परागण कैसे होता है इसको समझते हैं। तो वर्तिकाग्र है और परागकण, ठीक है, एंथर परागकोश में क्या है? परागकण है। तो पहले क्या होगा? वो परागकण पर बैठेगी, ठीक है, कोई कीट आया परागकण पर बैठा, मतलब परागकोश के अंदर परागकण है तो परागकोश पे बैठेगा तो डायरेक्टली परागकण से अटैच होगा ही, तो वो परागकण उसके पैर में चिपक गए। फिर वो आ गया वर्तिकाग्र पे, ठीक है, वर्तिकाग्र पे आ गया। अब वो वर्तिकाग्र में चिपचिपा पदार्थ होने के कारण वो उसको खींच लिया, ठीक है, उसमें जब बैठा वो चूसने के लिए, अब उसको तो फूल का रस चूसना है तो उसमें वो बैठेगा, तो वो क्या हुआ? वो परागकण उसमें चला गया वर्तिकाग्र में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? परागण हो जाता है। तो सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? और सुगंधित होने के कारण, पुष्प सुगंधित होने के कारण जो है कीट आकर्षित होते हैं, ठीक है, आकर्षित होते हैं तो उसमें परागण हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कीट द्वारा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा नहीं लगा हो तो भी बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।